नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी जंतर मंतर से इंडिया गठबंधन की ललकार की, राहुल के साथ नीतीश और पवार की मुलाकात की, नीतीश के मंत्रिमंडल विस्तार की, साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव क्यों आए कांग्रेस के निशाने पर, और बुलेटिन के आखिर में चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने खारिज की आप नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर रहे हैं जांच का सामना। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के विरोध में बजरंग पूनिया का बड़ा कदम, पद्मश्री पुरस्कार लौटाया, पीएम मोदी को लिखा खत। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई, इमरान खान को मिला अतिरिक्त समय। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 241 अंकों की तेजी के साथ 71,106 पर हुआ बंद। निफ्टी 94 अंकों की तेजी के साथ 21,349 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर जुटे। सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट यानी लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने भाषण में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कई सवाल उठाए। इस बार के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सदस्यों के निलंबन का रिकॉर्ड बना दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निलंबित किए गए और इसके बाद सदन में धड़ाधड़ विधेयक पास किए गए, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ ही अपराध संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण बिल भी शामिल हैं, जिस पर होने वाली चर्चाओं से विपक्ष के तमाम सांसदों को दूर रखा गया। उन्हें तो संसद के अंदर ही नहीं आने दिया गया, क्योंकि विपक्ष संसद की सुरक्षा पर पीएम या फिर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहा था। और आज निलंबन के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल किया। केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। बिहार, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, बंगाल सहित देश के तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूद कर अंदर आ गए। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। सरकार को बताना होगा कि वो अंदर कैसे आए, संसद के अंदर वो गैस का सिलेंडर कैसे ले आए, उन्होंने ये विरोध क्यों किया, उसका कारण क्या था। बेरोजगारी, इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारे बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते। ये आजादी हमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दी थी। आप विपक्षी सांसदों को निलंबित करते हैं और निर्विरोध कानून पारित करते हैं। हमें एक साथ लड़ना होगा। विरोध प्रदर्शन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो सीना ठोक कर बोलते हैं कि लोकतंत्र की जननी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब। राहुल गांधी की इस ललकार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने भी मोदी की बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर ली हैं। हफ्ते भर के अंदर ही सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। साथ ही अब गठबंधन के नेताओं में पीएम उम्मीदवार से लेकर गठबंधन के संयोजक पद को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और इन सब के बीच शरद पवार के साथ राहुल गांधी की मुलाकात ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। पवार से मुलाकात से पहले राहुल की बात नीतीश कुमार से भी हुई है। तो गठबंधन में बन रहा है क्या प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। संयुक्त रैलियों का प्लान तैयार हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। पीएम फेस को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहली कोशिश तो मोदी सरकार को हटाने की है, लेकिन ये जरूर साफ होता दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो पीएम कांग्रेस का ही होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों में गठबंधन को संयोजक जरूर मिल सकता है। शुक्रवार को राहुल गांधी की शरद पवार से उनके घर पर ही लंबी चर्चा हुई और दावा किया जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान शरद पवार ने राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन का संयोजक पद स्वीकार करने के लिए कहा है। पवार ने कहा कि अगर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो पूरे गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आज राहुल गांधी जैसी लोकप्रियता किसी दूसरे नेता की नहीं है।
राहुल पूरे देश में समान रूप से लोकप्रिय हैं और गैर हिंदी भाषी राज्यों में पीएम मोदी भी राहुल की लोकप्रियता के आसपास नहीं ठहरते हैं। शरद पवार से पहले ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को गठबंधन का संयोजक बनने की बात इंडिया गठबंधन में कही। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे भी राजी हैं, लेकिन राहुल गांधी ही अभी तक संयोजक पद पर फैसला नहीं कर पाए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा को माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो संयोजक का दायित्व नहीं निभा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल के नाम पर इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, उसने बीजेपी की जरूर नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी के दावों की हवा खुद जेडीयू ने ही निकाल दी है। राहुल गांधी से नीतीश कुमार की फोन पर चर्चा हुई है और नीतीश कुमार अब कांग्रेस की बड़ी मांग पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल 1 साल से भी ज्यादा समय से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का काम टलता आ रहा है और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस और आरजेडी से तो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव की ओर से उन विधायकों के नाम नीतीश कुमार को सौंप दिए गए हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी नीतीश को मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों के नाम जल्द ही दिए जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में कुल 15% मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा समय के मुताबिक फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में 15 मंत्री आरजेडी कोटे से हैं। नीतीश कुमार समेत 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड कोटे से हैं, 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं और 1 मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय हैं। यानी कि इस वक्त बिहार सरकार में 31 मंत्री हैं, लेकिन 5 और मंत्री बनाया जा सकता है। अब बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के कोटे से 2-2 सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार 1 मंत्री CPI-ML को देने के लिए तैयार है, लेकिन ML मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार नहीं है। नीतीश के मंत्रिमंडल में अब कांग्रेस की बढ़ेगी हिस्सेदारी। इधर वरुण गांधी ने भी बढ़ाई बीजेपी की चिंता। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बीच वरुण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व पीएम अपनी दादी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है वरुण गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की है। वरुण ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक पत्र को एक्स पर साझा किया है। इस खत को इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत पर सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख भारतीय सेना के जवानों के साहस और वीरता की तारीफ करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया था। वहीं वरुण ने इस खत के जरिए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को पत्र। एक सच्चा नेता जानता है कि पूरी टीम ही जीतती है और जानता है कि कब बड़ा दिल रखना है और अकेले श्रेय नहीं लेना है। आज के दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीय खजानों को सलाम करता है। वरुण ने इस खत के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा है, जो अक्सर हर बड़ी घटना का क्रेडिट खुद लेने में विश्वास रखते हैं। अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत को भी मोदी ने अपनी जीत माना है। उसी के आधार पर वरुण ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खत के सहारे मोदी को घेरा है। गौरतलब है कि साल 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा फौजियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत की शानदार जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। वरुण गांधी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। एमपी में शिव का राज खत्म होने के बाद से ही राज्य में उनकी योजनाओं की चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों को याद दिलाया है, जिससे राज्य में बीजेपी सरकार घिर गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
एमपी में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ही राज्य में शिवराज सिंह चौहान के समय की योजनाओं पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये योजनाएं बंद होंगी। इस बीच विधानसभा के 4 दिन के सत्र में कांग्रेस ने साफ मैसेज दिया है कि जनादेश के सम्मान में विपक्ष में बैठकर और बीजेपी की चुनावी संकल्प पत्र को याद दिलाकर उसे पूरा भी करवाएंगे। कांग्रेस की यह रणनीति 4 दिनों के सत्र में पहले दिन से ही दिखाई देती रही, जिसमें लाडली बहना योजना और किसानों को धान का 3100 रुपए मूल्य दिलाने का मामला बार बार उठाया गया। कांग्रेस अब एमपी में पूरी तरह से अटैकिंग मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी को उसके घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिला रही है। कांग्रेस ने अब बीजेपी की गारंटियों को किसी भी हालत में चालू रखने और उन्हें पूरा करने का दबाव बना दिया है। कांग्रेस ने इसके साथ ही धान खरीदी चालू होने के चलते अभी से 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान कराने का मामला भी लगातार उठाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने धान खरीदी चालू होने से पहले ही 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान करने का मामला भी उठाया है। महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बीजेपी के संकल्प पत्र को भी कांग्रेस ने बार बार एहसास कराया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार देने और गरीब कल्याण के लिए जो वायदे किए गए उस पर भी कांग्रेस का फोकस पूरे सत्र के दौरान देखने को मिला। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस वार पर मोहन यादव की सरकार क्या पलटवार करती है। एमपी में कांग्रेस के सामने बीजेपी को सरेंडर करना पड़ा है। इधर प्रशांत किशोर भी कांग्रेस के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कई चुनावों में अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर काम किया है और ज्यादातर मौकों पर पीके के अनुमान सही निकले हैं। वो जिस पार्टी से जुड़े हैं उसे जीत मिली है और अब पीके ने अपने भविष्य के चुनावी प्लान को लेकर बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। वो कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। वो लोगों को जगह जगह संबोधित कर जागरूक करने का प्रयास भी कर रही हैं। पीके ने कहा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के विचारधारा के करीब है। मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूं। अब ये कांग्रेस को तय करना है। वैसे प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं 1.5 साल पहले भी हुई थी। पीके की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई थी। लेकिन अब पीके के तेवर काफी नरम दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए गुहार भी लगा दी है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रशांत किशोर के इस बयान का स्वागत किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस विचारधारा के करीब हैं तो उनका स्वागत है। प्रशांत किशोर अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा के साथ हैं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। प्रशांत किशोर हमारे साथ आना चाहते हैं तो ये उन्हें तय करना है। हमारी पार्टी तो सभी का स्वागत करती है। फिलहाल पीके को लेकर कांग्रेस हाईकमान ही कोई फैसला करेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात लोकसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन की। लोकसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीने बचे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और वहीं चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। तो क्या है चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पार्टियों से कहा, दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। कैंपेन के दौरान नेताओं के स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो दिव्यांग जन अधिकार एक्ट 2016 के सेक्शन 92 के तहत 5 साल की जेल हो सकती है। पार्टियों को कैंपेन के दौरान स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापन और प्रेस रिलीज को दिव्यांगों के लिए भी जारी करना होगा। इससे दिव्यांगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ेगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते कुछ समय से दिव्यांगों का वोट प्रतिशत बढ़ाने की कई कोशिशें की हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से दिव्यांगों के लिए खास सुविधा शुरू हुई है। इसमें 40% से ज्यादा विकलांग लोग घर से वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंतर एक फॉर्म भरना होता है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी वोटिंग के लिए दिव्यांगों के घर पहुंचते हैं। इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी की जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में ये सुविधा थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखती रहिए DB लाइव। नमस्कार।